जय भारत डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 4 ऑफ दिस चैप्टर। तो बच्चों देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने कौन कौन से चीजें देख ली। कूलम्स लॉ के लिए बच्चों हमने स्केलर और वेक्टर दोनों फॉर्म देख लिए थे और उस पे बेस्ड वहां पे एक दो न्यूमेरिकल्स भी कर लिए थे। अब बच्चों यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। कूलम्स लॉ पे ही बेस्ड बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर 1.4। क्या दिया गया है स्टेटमेंट देखिए। कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस and Newton's law for gravitational force between two stationary point masses both have inverse square dependence on the distance between the charges and the masses respectively। अब बच्चे देखिए, ये जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है। जैसे जो कूलम्स लॉ है उस केस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वो बच्चों क्या है, दोनों पॉइंट चार्ज जो होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है। बिल्कुल सेम तरीके से बच्चों हम 11th स्टैंडर्ड में ये चीज पढ़ चुके हैं। जो दो पॉइंट मासेस के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से जो दो पॉइंट मासेस होते हैं, जो दो पॉइंट मासेस होते हैं उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में ही होता है ना। तो दोनों केस में बच्चों डिस्टेंस का जो डिपेंडेंस है वो सिमिलर ही है। हमें क्या करना है, पार्ट ए, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्सेस मतलब gravitational and electric forces, these forces by determining the ratio of their magnitudes for first केस में क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इन दोनों के लिए हम इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे और ग्रेविटेशनल फोर्स भी फाइंड करेंगे। इन दोनों के बीच में लग रहा होगा और वो रेशियो निकालेंगे। तो बच्चों पार्ट ए हम वन बाय वन जो भी हमें यहाँ पे टर्म्स दिए गए हैं वो हम निकालेंगे। तो पार्ट ए में है ना, पार्ट ए में फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। मान लेते हैं यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, माइनस ई। कुछ डिस्टेंस पे, इससे कुछ डिस्टेंस पे मान लेते हैं प्रोटॉन है, तो यहाँ पे इसका चार्ज कितना हो जाएगा, प्लस ई। बच्चों हमें मालूम है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज प्लस ई और इलेक्ट्रॉन का माइनस ई होता है। मान लेते हैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, आर है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, आर है। तो अगर सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें, है ना, कोलंबियन फोर्स जो होता है उसकी बात करें, तो ये एफ ई क्या हो जाएगा, एफ ई इज इक्वल टू के क्यू वन क्या है यहाँ पे, ये बच्चों यहाँ पे हो जाएगा Q1 और ये हो जाएगा Q2। तो Q1 है माइनस ई, Q2 है प्लस ई, दोनों के बीच का डिस्टेंस है R, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, तो मैग्नीट्यूड की बात करें तो यहाँ पे बच्चों ये माइनस जो साइन है उसको हम हटा देंगे तो प्लस वैल्यू आ जाएगी। तो मैग्नीट्यूड जो है इलेक्ट्रिक फोर्स का वो हो जाएगा के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों इसको हम बोल देते हैं एक्सप्रेशन नंबर 1। अब बच्चों इसी केस में ये हमने क्या फाइंड किया, इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू फाइंड कर ली। अब अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें इन दोनों केस में, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, एफ जी इज इक्वल टू, बच्चों उसका एक्सप्रेशन क्या होता था याद करिए, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, जी m1। अब यहाँ पे m1 की जगह हम क्या ले लेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे ये हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन। अगर दोनों के मास की बात करें तो ये एम ई एम पी डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस तो आर ही है, तो ये आर स्क्वायर है ना। हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सारी वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव ही ले लेंगे, इसको हम एक्सप्रेशन नंबर 2 दे देते हैं। तो अगर इन दोनों का रेशियो फाइंड करेंगे, अगर हम एफ ई बाई एफ जी, है ना, अब सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर हम देख रहे हैं तो इन दोनों का रेशियो, इक्वेशन 1 और 2 का अगर हम रेशियो ले लेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इनटू ये हो जाएगा जी एम ई एम पी डिवाइडेड बाय ये यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल। अब बच्चों देखिए यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है। के का वैल्यू कितना होता है, 9 इंटू 10⁹। बच्चों ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जी बच्चों ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका वैल्यू कितना होता था, ये बच्चों कांस्टेंट की वैल्यू याद होनी चाहिए, ये होता था 6.67 इंटू 10⁻11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप देखिए स्टेटमेंट में दिया हुआ है,
है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, मास ऑफ प्रोटॉन तो वो भी स्टेटमेंट में दिया हुआ है। तो अगर यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये जो रेशियो है वो रेशियो बच्चों हमें मिलेगा 2.4 इंटू 10⁻⁻39। तो ये बच्चों होगा Fe डिवाइडेड बाई Fg। तो बच्चों यहां से हम देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है ना। यहाँ से हम ये इजीली देख सकते हैं, अगर इस Fg को इससे इस साइड ले जाएंगे तो हम देख सकते हैं Fe जो है मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये बच्चों हमने इस पार्ट 1 के लिए फाइंड करा, है ना। ये पार्ट ए में ये पहला पार्ट जो है इसके लिए फाइंड करा। अब बच्चों ये जो सेकंड है, ये जो सेकंड वाला जो पार्ट है फॉर 2 प्रोटॉन्स, तो 2 प्रोटॉन के केस में बच्चों बिल्कुल सेम प्रोसीजर इसी तरीके से फॉलो करना है। तो ये पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। अगर 2 प्रोटॉन्स है तो उस केस में फिर से आपको इलेक्ट्रिक फोर्स Fe और ग्रेविटेशनल फोर्स Fg फाइंड करना है, फिर से दोनों का रेशियो लेना है। तो उस केस में भी आपको कुछ ना कुछ रेशियो मिलेगा, तो वो पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। पार्ट बी अब कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। पार्ट बी कैलकुलेट कर लेते हैं। पार्ट बी क्या बोला है हमें, देखिए स्टेटमेंट पढ़िए क्या बोला है। एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ द म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर एट 1 एंगस्ट्रॉम। बच्चों देखिए ये क्या बोला है, जैसे मान लेते हैं ये एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका चार्ज -e, ये मान लेते हैं एक प्रोटॉन है तो इसका चार्ज जो है वो +e। ये दोनों कितने डिस्टेंस पे हैं, हमें बोला गया है डिस्टेंस r जो है वो 1 एंगस्ट्रॉम। अब 1 एंगस्ट्रॉम मतलब ये 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर हो गया। अगर इतने डिस्टेंस पे है तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू k -e प्लस e डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, है ना। अगर मैग्नीट्यूड ले ले तो ये हो जाएगा k e स्क्वायर बाय r स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर बच्चों सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिलेगी, ये वैल्यू जो हमें मिलेगी वो है 2.3 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन। मतलब बच्चों यहाँ पे देखिए बच्चों ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव चार्ज दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे ये जो फोर्स है ये F और ये F दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा, बस दोनों का डायरेक्शन जो है वो अपोजिट एक दूसरे की तरफ होगा। हमें क्या पूछा हुआ है, हमें स्टेटमेंट में क्या पूछा हुआ है, एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। बच्चों देखिए क्या दोनों पे फोर्स इतना ही लग रहा है सेम, ये फोर्स इलेक्ट्रॉन पे भी लग रहा है प्रोटॉन पे भी लग रहा है। तो अब हमें मालूम है अगर फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूटन सेकंड लॉ। तो यहां से एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। फोर्स तो बच्चों ये सेम ही है, ये फोर्स इलेक्ट्रॉन पे भी लग रहा है, यही सेम फोर्स प्रोटॉन पे भी लग रहा है ना। तो Fe का वैल्यू है 2.3 इंटू 10⁻⁻8 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों हमें स्टेटमेंट में दिया गया है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें स्टेटमेंट में दिया गया है। तो यहां से आप वैल्यूज पुट कर देंगे आपको आंसर मिल जाएगा, है ना, आंसर आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से फोर्स ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन इनटू एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। तो यहां से एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन, है ना। फिर से बच्चों ये Fp का वैल्यू तो यही सेम है और मास ऑफ प्रोटॉन हमें स्टेटमेंट में दिया हुआ है। तो यहां से बच्चों फाइनल वैल्यूज जो है वो आपको निकालनी है, आंसर आपको सॉरी एक्सेलरेशन है तो ये मिलेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपको मिल जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों एग्जांपल नंबर 1.4। इसके बाद है एग्जांपल नंबर 1.5। बच्चों देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट आप अगर देखेंगे तो बहुत लेंथी दिख रहा है, बट स्टेटमेंट जितना लेंथी है न्यूमेरिकल बच्चों वहां पे उतना ही इजी है। तो स्टेटमेंट देख के हमें डरने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों पूरा स्टेटमेंट है, यहाँ पे रीड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे क्या करना है वो चीज मैं डायरेक्टली आपको फिगर से ही एक्सप्लेन कर दूंगा। बच्चों देखिए ये इनिशियल सिचुएशन है, फिगर ए में ये इनिशियल सिचुएशन है। क्या दिया गया है देखिए, एक मेटालिक स्फीयर ए है जिसको नायलॉन के थ्रेड से इस तरीके से सस्पेंड किया हुआ है और इस पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है।
मान लेते हैं ये जो चार्ज है उसको हम बोल देते हैं Q, है ना, चार्ज का अमाउंट मैग्नीट्यूड नहीं मालूम, तो यहाँ पे मान लेते हैं ये चार्ज है Q, और इस स्फीयर मेटालिक स्फीयर A से 10 सेंटीमीटर जितने डिस्टेंस पे दूसरा एक हमने मेटालिक स्फीयर रखा हुआ है ना, जिसका नाम है B, और इस पे भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमें अमाउंट नहीं मालूम, मान लेते हैं इस पे जो चार्ज है वो Q डैश है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, इसको हम डिनोट कर देते हैं R से, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, तो ये इनिशियल सिचुएशन इस तरीके से है। अब हमें क्या बोला गया है, अगर इस मेटालिक स्फीयर A के साथ दूसरा A के जैसा है बिल्कुल एक आइडेंटिकल स्फीयर C, है ना, आप देख पा रहे हैं A के जैसा ही एक आइडेंटिकल स्फीयर, मतलब दोनों का बच्चों वहां पे अगर हम देखें रेडियस या फिर डायमीटर वो बिल्कुल सेम हो, है ना, तो C जो है वो इनिशियली अनचार्ज था, ये जो है बच्चों इनिशियली अनचार्ज्ड था, मतलब उस पर कोई भी चार्ज नहीं था। जैसे हमने इसको A के साथ कांटेक्ट में ला रहे हैं तो A पे जो भी चार्ज था उसमें से थोड़ा बहुत चार्ज यहाँ पे C पे आकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर दोनों स्फीयर आइडेंटिकल है तो ड्यू टू सिमेट्री बच्चों दोनों पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो भी सेम हो जाएगा, है ना। तो इनिशियली A पे चार्ज कितना था, देखिए सॉरी यहाँ पे देखिए इनिशियली A पे चार्ज कितना हमने एज्यूम करा था Q। अब A और C दोनों आइडेंटिकल स्फीयर है तो दोनों पे बच्चों चार्ज जो है वो हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, मतलब यहाँ पे चार्ज बच जाएगा Q/2 और यहाँ पे भी चार्ज जो है मेटल स्फीयर जो C है इस पे भी चार्ज आ जाएगा Q/2। दोनों पे बच्चों सिमेट्रिक चार्ज जो है इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, हाफ हाफ डिवाइड हो जाएंगे। बिल्कुल बच्चों यहाँ पे भी सेम इसी तरीके से क्या बोला गया है, जो मेटालिक स्फीयर B था इसके साथ B के जैसा ही कोई एक आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर D उसके साथ कांटेक्ट में ला रहा है, तो यहाँ पे भी सिचुएशन वही बनेगी, दोनों अगर आइडेंटिकल स्फीयर हैं तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी सिमेट्रिक ही होगा। देखिए यहाँ पे हमने B पे चार्ज किया, क्या कितना एज्यूम करा था Q डैश, है ना, तो यहाँ पे कांटेक्ट में आने के बाद यहाँ पे ये चार्ज हो जाएगा Q'/2 और इस पे भी चार्ज हो जाएगा Q'/2, ठीक है, ये सिचुएशन होगी। अब हमें फाइनली क्या बोला है, कांटेक्ट में लाने के बाद इस मेटालिक स्फीयर C को हमने हटा लिया यहाँ से और यहाँ से मेटालिक स्फीयर D को भी हमने हटा लिया। तो बच्चों देखिए अगर D और C को हटा रहे हैं तो बच्चों देखिए अब फाइनल B और A पे चार्ज कितना रहा, B पे चार्ज बच गया वो है Q'/2 और A पे जो चार्ज बच गया वो कितना है Q/2। और बच्चों दोनों के बीच का डिस्टेंस भी हम कुछ अलग कर दे रहे हैं। यहाँ पे बच्चों देखिए डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर जो हमने R के बराबर माना है, यहाँ पे डिस्टेंस कितना कर दिया हमने 5 सेंटीमीटर, मतलब ये डिस्टेंस क्या R/2 हो गया, ये R/2 हो गया ना, है ना। पहले हमने R के बराबर क्या माना है 10 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर है, तो अब डिस्टेंस भी हमने कितना कर दिया R/2। तो हमें ये पूछा है स्टेटमेंट में, ये फाइनल कंडीशन, ये फाइनल सिचुएशन है, ये फाइनल कंडीशन है, ये इनिशियल कंडीशन है ना, ये इनिशियल है। तो दोनों केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक जो रिपल्शन लग रहा होगा क्या वो सेम होगा, क्या वो चेंज होगा तो किस तरीके से चेंज होगा वो हमें देखना है। तो बच्चों दोनों कंडीशन में देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन देखें तो F = क्या हो जाएगा K। बच्चों देखिए K की जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4πε0, है ना। K = क्या होता है 1/4πε0। तो अगर आप टेक्स्ट बुक में या कहीं और देखेंगे तो K की जगह 1/4πε0 भी लिख के दिया हुआ दे सकते हैं, है ना, हम K भी लिख सकते हैं। तो ये K, इसका चार्ज कितना है, इस पे चार्ज है Q, तो ये KQ, इसका चार्ज हमने क्या माना है Q डैश, दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है उसके बराबर हमने क्या एज्यूम कर लिया R, तो ये हो जाएगा R², है ना, ये हो जाएगा यहाँ पे R²। अब मान लेते हैं बच्चों ये फाइनल सिचुएशन में अगर यहाँ पे हम फोर्स फाइंड करें तो ये F = क्या होगा K। अब बच्चों देखिए इन दोनों के बीच में हम फोर्स फाइंड कर रहे हैं तो इस पे चार्ज कितना है Q/2, इस पे चार्ज Q/2, इस पे कितना है Q'/2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने कितना कर दिया, इनिशियली R था उसका हाफ कर दिया, तो ये R/2², है ना, ये R/2²। तो बच्चों देखिए ये क्या है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, बच्चों देखिए ये 2 का स्क्वायर है तो ये 4 हो जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर को ऐसे भी लिख सकते हैं हम
आर स्क्वायर बाई 4 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बच्चों देखिए ये टू और ये टू है ना, ये 4 है ना, ये 2 ये दोनों यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे इस 4 के साथ। तो फाइनल आंसर हमें क्या मिल रहा है, के क्यू डैश बाई आर स्क्वायर है ना। अगर इसको हम फाइनल को एफ डैश बोल दें तो बच्चों यहां से हम देख सकते हैं दोनों केस में है ना, दोनों केस में एफ डैश फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और एफ भी अगर देखेंगे तो बच्चों एफ भी इतना ही है इनिशियल। तो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन में कोई भी चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों एग्जांपल नंबर 1.5। ठीक है, इसके बाद है एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल नंबर 1.12। बच्चों देखिए दो पार्ट में क्वेश्चन है। सबसे पहले हम पार्ट ए देख रहे हैं है ना। सबसे पहले पार्ट ए क्या है, स्टेटमेंट देखिए, टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर्स ए एंड बी हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस of 50 centimeter. What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each is 6.5 into 10 raised to minus 7 coulomb? The radius of A and B are negligible compared to the distance of separation. अब बच्चों देखिए ये जो लास्ट स्टेटमेंट दिया गया है आपको क्या है, the radius of sphere A and B are negligible as compared to the distance of separation. तो ये इसलिए दिया गया है कि स्फीयर ए और बी को वहां पे हम पॉइंट चार्ज मान सके है ना। जैसे कि अगर फिगर में बताऊं, ये स्फीयर ए है, ये स्फीयर ए है और यहाँ पे ये स्फीयर बी है। ठीक है, तो इन दोनों का जो रेडियस है, इन दोनों का जो रेडियस है वो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है इसके कंपैरिजन में वो रेडियस बहुत कम है। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों को हम पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। अगर बच्चों दो पॉइंट चार्ज हो उसी केस में हम कूलम्स लॉ वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर कूलम लॉ का आप स्टेटमेंट देखेंगे तो उसमें वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो है ना। तो यहाँ पे बच्चों ये मान लेते हैं Q1 और यहाँ पे ये मान लेते हैं Q2। दोनों के बीच का डिस्टेंस R हो गया 50 सेंटीमीटर। बच्चों ये इजी पार्ट है, ये आप खुद से कर सकते हैं। उसके बाद फोर्स F इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, K Q1। अब बच्चों देखिए यहाँ पे दोनों चार्ज भी सेम है, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q। अगर ऐसा मान ले तो ये है 6.5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7 कूलम है ना। तो फोर्स क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू K, Q1 और Q2 दोनों Q ही है तो ये Q1 स्क्वायर है ना। अगर ये Q1 Q2 ऐसे लिखे डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, Q1 और Q2 दोनों सेम है तो ये हो जाएगा K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर है ना। तो यहाँ से बच्चों ये आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, पार्ट ए का यहाँ से आंसर निकल जाएगा। इसके बाद पार्ट बी, बच्चों इसी क्वेश्चन का पार्ट बी क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल द अबोव अमाउंट एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाउ। बच्चों देखिए क्या लिखा हुआ है, जैसे इनिशियली जैसे ये जो स्फीयर है स्फीयर ए है ना, ये स्फीयर ए ये स्फीयर बी, दोनों पे इनिशियली चार्ज कितना था आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी चार्ज Q यहाँ पे भी चार्ज Q। अब हमें क्या बोला गया, दोनों पे चार्ज जो है वो डबल किया जा रहा है, मतलब यहाँ पे भी 2Q और यहाँ पे भी 2Q, बट इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो हम हाफ कर दे रहे हैं। मतलब डिस्टेंस R इज इक्वल टू, मान लेते हैं फाइनल जो इनिशियल डिस्टेंस R था, फाइनल डिस्टेंस अगर हम R डैश लिख दें तो ये हो जाएगा R बाई 2, तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो इस केस में फिर से आपको क्या फाइंड करना है, फोर्स F इज इक्वल टू K Q1, ये हो जाएगा Q1 ये हो जाएगा Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस R डैश ये R बाई 2 के बराबर, तो ये K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R डैश स्क्वायर है ना। तो ये Q1 क्या है, Q1 यहाँ पे 2Q है, Q2 भी 2Q और यहाँ पे R डैश क्या है, R बाई 2 होल स्क्वायर। अब बच्चों देखिए यहाँ पे कौन कौन से जो कांस्टेंट है उनको अगर हम बाहर निकालें तो बच्चों देखिए ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है वो भी ऊपर चला जाएगा, तो ये टोटल यहाँ पे 16 बाहर निकल जाएगा, 16 K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। अब बच्चों देखिए ये K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर इसके बराबर तो हमारा F था है ना, जो इनिशियली फोर्स इस सिचुएशन में जो फोर्स F है वो ये था है ना।
तो ये हो जाएगा 16F। अगर ये फाइनल फोर्स को हम F डैश लिख दें तो ये F डैश कितना हो जा रहा है 16 इंटू F के बराबर है ना। ये F की वैल्यू जो है वो हम यहां से है ना, ये जो हमने फाइंड करी है यहां से डायरेक्टली पुट कर देंगे। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया एक्सरसाइज में 1.12। ठीक है, सिंपल सा न्यूमेरिकल है। इसके बाद है एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल नंबर 1.13। अब बच्चों देखिए ये जो न्यूमेरिकल है वो एक्सरसाइज 1.12 जो जस्ट अभी अभी हमने किया उसके साथ बच्चों लिंक्ड न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ स्टेटमेंट में देखिए, सपोज द स्फीयर्स A एंड B इन एक्सरसाइज 1.12 हैव आइडेंटिकल साइजेस, है ना। जैसे बच्चों जो दो स्फीयर दिए गए थे A और B जिसपे चार्ज बच्चों सेम था और डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर था। अगर फिर से एक बार स्टेटमेंट देखें, two insulated charged spheres A and B have their centers separated by 50 सेंटीमीटर, मतलब डिस्टेंस कितना है 50 सेंटीमीटर। और दोनों पे चार्ज भी अगर हम देखेंगे तो क्या ये सेम था, है ना, चार्ज भी सेम है। तो ये सिचुएशन अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें, ठीक है, ये स्फीयर A, ये स्फीयर A, ये स्फीयर A और यहाँ पे मान लेते हैं कोई एक स्फीयर B, दोनों का जो साइज है वो आइडेंटिकल है ऐसा हमें बोला गया है, ये A और ये B। ठीक है, दोनों पे चार्ज भी सेम है ना, दोनों पे इनिशियली चार्ज भी सेम था। मान लेते हैं यहाँ पे चार्ज Q तो यहाँ पे भी चार्ज Q, है ना। हमें वैल्यू दिया गया है, हमें अगर स्टेटमेंट में देखेंगे तो ये वैल्यू दिया गया है, इसके बराबर हम मान लेते हैं ये Q है ना। तो वो Q हमने यहाँ पे दिखा दिया। अब हमें क्या बोला गया है, अ थर्ड स्फीयर ऑफ द सेम साइज। बच्चों को एक तीसरा स्फीयर हम ले रहे हैं जो सेम साइज किसके बराबर, A और B के बराबर, बट अनचार्ज, मतलब इनिशियली जो अनचार्ज था, इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद द फर्स्ट मतलब A के साथ। मान लेते हैं बच्चों यहाँ पे हमको एक थर्ड स्फीयर ले रहे हैं C जो इनिशियली अनचार्ज था, इसको हम कांटेक्ट में ला रहे हैं A के साथ, मतलब ये सिचुएशन कुछ ऐसे बना। ये स्फीयर C है ना, सेम साइज है A के बराबर, इसको हमने कांटेक्ट में लाया A के साथ, तो इनिशियली अनचार्ज था। तो अगर दोनों बच्चों यहाँ पे स्फीयर अगर आइडेंटिकल साइज के हैं तो दोनों पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बच्चों सिमेट्रिक होगा, मतलब इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये Q/2 हो जाएगा और थोड़ा बहुत चार्ज यहाँ पे चला जाएगा तो ये भी यहाँ पे हो जाएगा Q/2। ठीक है, तो ये कंडीशन हुई। उसके बाद क्या बोला गया, देन ब्रॉट इन कांटेक्ट विद द सेकंड, मतलब ये जो स्फीयर C था इसको हमने A के साथ कांटेक्ट में हमने लाया, इसको चार्ज इतना डेवलप हो गया इस पे C पे, इसके बाद हम इसको कांटेक्ट में ला रहे हैं B के साथ, मतलब यहां से फिर उठा के हम इसको कांटेक्ट में ला रहे हैं किसके साथ, B के साथ, है ना। अब देखिए अब इस पे चार्ज कितना डेवलप हो गया, Q/2। अब इस पे चार्ज कितना डेवलप हो गया है, Q/2। अब अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आएंगे और दोनों का साइज आइडेंटिकल है, दोनों का साइज आइडेंटिकल है, तो दोनों पे चार्ज जो है वो सिमेट्रिकल डेवलप होगा, मतलब दोनों पे सेम होगा। तो सेम कैसे पॉसिबल है, देखिए ये Q और यहाँ पे ये Q/2, तो दोनों का जो एवरेज होगा, मतलब इस पे चार्ज कितना डेवलप होगा, Q प्लस Q/2, हमने दोनों को ऐड कर दिया और इसका हमने हाफ ले लिया। यही सेम चार्ज बच्चों इस पे भी डेवलप हो जाएगा, ये हो जाएगा Q प्लस Q/2 डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो बच्चों फाइनली अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन A एंड B। बच्चों ये स्फीयर A और ये स्फीयर B, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना होगा। बच्चों देखिए A और B पे फाइनल चार्ज कितना है, अगर फाइनल सिचुएशन देखें तो ये A है, A पे बच्चों देखिए फाइनल चार्ज कितना है, Q/2। और अगर B देखें तो B पे बच्चों फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा, Q प्लस Q/2 डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो ये बच्चों हो जाएगा, है ना, ये अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3Q/4, है ना, ये हो जाएगा 3Q/4 और यहाँ पे भी ये हो जाएगा 3Q/4। तो बच्चों यहाँ से अब इजीली आप फाइंड कर सकते हैं F इज इक्वल टू, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, ये 50 सेंटीमीटर था, है ना, मीटर में लिखेंगे तो ये 0.5 मीटर, तो ये K Q1 Q2 बाई R², K का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 कितना है, Q1 क्या है, Q/2 के बराबर, है ना, Q/2, और ये Q2 किसके बराबर हो जाएगा,
अगर इसको हम देखेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3q/4, ये हो जाएगा 3q/4 और डिस्टेंस r कितना है 0.5 स्क्वायर। q का वैल्यू जो है बच्चों आपको यहां से पुट कर देना है ना। q का जो वैल्यू है ये है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। तो यहां से ये जो वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको फाइनल आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, है ना, न्यूटन में। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 1.13। नेक्स्ट टॉपिक है फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। अब बच्चों देखिए हमने कूलम्स लॉ देख लिया है ना। कूलम्स लॉ के लिए स्केलर और वेक्टर दोनों फॉर्म देख लिए, बट अभी तक हमने जो कूलम्स लॉ देखा उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट चार्जेस ही थे। जैसे यहाँ पे कोई एक चार्ज ये Q1 और यहाँ पे कोई एक चार्ज Q2, तो इन दोनों चार्ज की वजह से एक दूसरे पे जो फोर्स लगता था है ना, उसके लिए हमने एक्सप्रेशन देखा। बट अगर यहाँ पे बच्चों सिस्टम में 2 से ज्यादा चार्जेस है, जैसे कि बच्चों हम यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हैं, है ना, यहाँ पे टोटल कितने चार्ज है देखिए, एक है Q1, Q2, Q3, मतलब टोटल 3 चार्ज है। तो यहाँ पे बच्चों पर्टिकुलर को अगर एक चार्ज देखे हम, तो उस चार्ज पे बाकी सब चार्ज की वजह से टोटल या फिर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा वो बच्चों हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए ऐसे केसेस में पर्टिकुलर कोई एक चार्ज पे अगर हमें फोर्स फाइंड करना हो तो बच्चों इस प्रिंसिपल के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या है स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट क्या है, फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू द नंबर ऑफ अदर चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज ड्यू टू द अदर चार्जेस। The individual forces are unaffected due to the presence of the other charges. This is termed as the principle of superposition. मतलब बच्चों ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ये जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है, जैसे अगर मान लेते हैं हमें चार्ज Q1 पे नेट फोर्स फाइंड करना है, तो इस Q1 पे बाकी जो भी चार्ज है, इसके आसपास जो भी चार्ज है, तो उन सब की वजह से जो भी फोर्स लग रहा है, जैसे कि Q1 पे Q2 की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो ये है F12, और Q3 की वजह से इस Q1 पे जो फोर्स लग रहा है वो है F13। तो इन दोनों का वेक्टर सम है ना, आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे ये पैरेललोग्राम बना दिया, तो ये F12 और F13 इन दोनों का जो वेक्टर सम है वो बच्चों हमें देगा रिजल्टेंट फोर्स ऑन दिस चार्ज, है ना। तो अगर बच्चों यहाँ पे मैथमेटिकली अगर लिखें एक्सप्रेशन, किस पे हम फोर्स फाइंड करना चाहते हैं, लेट फोर्स ऑन दिस चार्ज Q1, है ना। बच्चों थोड़ा बहुत यहाँ पे हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझ लेते हैं। O ओरिजिन है यहाँ पे, है ना, O ओरिजिन है। चार्ज Q1 के लिए पोजीशन वेक्टर R1, चार्ज Q2 के लिए पोजीशन वेक्टर R2, चार्ज Q3 के लिए पोजीशन वेक्टर R3। अब बच्चों ये एरो यहाँ से दिखाया हुआ है देखिए इस तरीके से, तो ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर R12, है ना, पोजीशन ऑफ चार्ज Q1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगा इस डायरेक्शन में R12। और इसी तरीके से बच्चों आप ये एरो देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा R13, है ना, ये हो जाएगा R13। ठीक है, R12 की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर R12 कैप, R13 की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर R13 कैप। ठीक है, तो इतनी चीजें बच्चों फिगर में यहाँ पे पहले क्लियर होनी चाहिए। हमें फोर्स किस पे फाइंड करना है, फोर्स ऑन F1, तो ये किसका सम हो जाएगा देखिए, फोर्स ऑन चार्ज 1, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू द चार्ज 2 प्लस फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू द चार्ज 3। 2 एंड 3 की वजह से जो फोर्स लगेगा इन दोनों का हम वेक्टर सम कर रहे हैं, है ना, ये वेक्टर एडिशन है। तो F12 बच्चों क्या लिख सकते हैं, ये बच्चों कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म में हम इसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव कर चुके हैं, ये हो जाएगा K Q1 Q2 R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2 होल क्यूब। ये बच्चों R1 माइनस R2 ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड का होल क्यूब है, प्लस इसी तरीके से बच्चों F13 क्या हो जाएगा, K Q1 Q3, है ना, ये हो जाएगा R1
-r3 डिवाइडेड बाय r1 -r3, है ना, ये जो है इसका मैग्नीट्यूड, इसका होल का क्यूब। बच्चों ये एक्सप्रेशन जो है, ये जो दोनों एक्सप्रेशन मैंने लिखे हैं यहाँ पे, है ना, ये जो दो, इसके लिए आपको वेक्टर्स फॉर्म देखना होगा एक बार। कूलम का अगर आपको क्लियर नहीं है तो, है ना, तो इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे बच्चों देखिए इन दोनों में से कौन कौन से टर्म कॉमन निकल रहा है, तो ये हो जाएगा k कॉमन है दोनों में, q1 भी कॉमन है, q1 भी कॉमन है, तो बाकी कौन से टर्म्स बच जाएंगे, ये हो जाएगा q2 r1 माइनस r2, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे ये हो जाएगा r1 माइनस r2 इसका होल का क्यूब, प्लस के q1 तो बाहर निकल गए, बच गया यहाँ पे q3, ये हो जाएगा r1 माइनस r3 डिवाइडेड बाय r2 सॉरी हाँ r1 माइनस r3, ये जो है इसका होल का, ठीक है। तो बच्चों ये हमें एक्सप्रेशन मिला। अब बच्चों इसके लिए अगर हम एक जनरल एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। ये बच्चों क्या है, नेट फोर्स ऑन चार्ज Q1, ठीक है, चार्ज 1। तो बच्चों देखिए ये के Q1, अगर इसके लिए हम जनरल एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो ये इस तरीके से लिख सकते हैं, F1 इज इक्वल टू, बच्चों ये एक्सप्रेशन ऐसे होगा, ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, के Q1 तो बाहर कॉमन है ही, के Q1, अब जनरल एक्सप्रेशन अगर मैं ऐसे लिखूं, J इज इक्वल टू 2 टू J इज इक्वल टू N, तो ये बच्चों एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे ये हो जाएगा Q J R1 माइनस R1 माइनस RJ डिवाइडेड बाय R1 माइनस RJ, ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड, इसका होल क्यूब, ठीक है। तो बच्चों ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से बनेगा, ये एक्सप्रेशन बच्चों इस तरीके से बनेगा। अब बच्चों यहाँ पे J की वैल्यू जो है वो हम 1 पुट नहीं करेंगे, है ना, J का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट नहीं करेंगे। जिस चार्ज पे आपको नेट फोर्स फाइंड करना है तो J का वैल्यू आप वो पुट नहीं करोगे। अब बच्चों देख सकते हैं, J का वैल्यू 2 पुट करिए, है ना, J का वैल्यू 2 पुट करेंगे, देखिए 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, Q2 R1 माइनस R2 क्यूब, तो बच्चों ये वाला टर्म मिल जाएगा, है ना। ये बच्चों आपको क्या दिखा रहा है, एडिशन ही दिखा रहा है। तो ये जो बच्चों एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है, इसको हमने जनरलाइज करके ऐसे रख दिया। एक बार J का वैल्यू अगर 2 पुट करेंगे तो बच्चों हमें ये टर्म मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो एक बार। अगर J का वैल्यू हम 3 पुट करेंगे, है ना, हम 3 पुट करेंगे तो आपको ये टर्म मिलेगा। अगर यहाँ पे बच्चों n नंबर ऑफ चार्जेस है, यहाँ पे बच्चों हमने क्या है, इस फिगर में टोटल 3 चार्ज ही दिखाए हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ पे Qn मतलब n नंबर ऑफ चार्जेस है, तो बच्चों हम यहाँ पे n तक जाएंगे, है ना। तो ये एक जनरल एक्सप्रेशन हो गया। तो ये हो गया बच्चों प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, है ना। कोई एक चार्ज पे अगर हमें नेट फोर्स फाइंड करना हो तो उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, बाकी सब चार्ज की वजह से जो भी फोर्स लग रहा है उन सब का हम क्या कर देंगे, वेक्टर सम, उन सब का हम क्या कर देंगे, वेक्टर सम। तो ये हो गया बच्चों फोर्सेस बिटवीन द मल्टीपल चार्जेस, ठीक है।